नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप सीटेट ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट ईवीएस पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 19वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सी इसी बात को प्रस्तावित करता है? यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में, वो ऐसा होता है जो कि बच्चे को सीखने में मदद करता है। ठीक है, सहायक होता है बच्चों के सीखने के लिए। कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि इसको सही तरीके से परिभाषित करता है? ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि शिक्षक निर्देश देता है और विद्यार्थी से अपेक्षा करता है कि वे उनका अनुपालन करें और अनुशासित रहें। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? देखिए, यहाँ पर टीचर के निर्देशों का केवल पालन करना ही अधिगम नहीं है। बच्चा सक्रिय होकर के अपने ज्ञान का निर्माण करेगा। अगर टीचर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कुछ निर्देश दे रहा है और बच्चे अगर केवल उसका केवल पालन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे सक्रिय नहीं है। जो उनको बोला जा रहा है सिर्फ वही कर रहे हैं। बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, खुद अन्वेषण के माध्यम से अपने ज्ञान की रचना नहीं कर रहे हैं। यानी ये कहीं ना कहीं रचनावाद नहीं है, संरचनावाद नहीं है। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्याम पट्ट पर प्रश्न और उत्तर लिखता है और विद्यार्थी उन्हें लिखने को कहते हैं। विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहते हैं। तो यहाँ तो बालक बिल्कुल निष्क्रिय है ना, कि केवल कॉपी में वो नकल कर रहा है, ब्लैक बोर्ड से देख करके केवल उतार रहा है। सक्रिय भागीदारी नहीं है बच्चे की, वो खुद से खोज नहीं रहा है, अन्वेषण नहीं कर रहा है। इस वजह से विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है और उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम है। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है, क्योंकि बच्चे की सक्रिय भागीदारी ही नहीं है। तो ये संरचनावाद नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जो कि विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें, प्रश्न करें और प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। यह विकल्प कहीं ना कहीं बच्चे को सक्रिय भागीदारी की बात कर रहा है, बच्चों को खोज के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उनके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? यानी जो बच्चे खेल खेल रहे हैं, बच्चों से उनके अनुभव साझा करने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास करना। तो केवल खेल का नियम समझना यहाँ पर उद्देश्य नहीं था टीचर का, हमारा उद्देश्य, हमारा उत्तर नहीं होगा। खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, तो मूल्य का विकास यानी कि एक तरीके से नैतिक मूल्य की बात की जा रही है। तो ये भी इसका एप्रोप्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बच्चे का अनुभव इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, छात्रों को बोला जा रहा है, यानी इसमें बच्चे और बच्चियाँ, यानी लड़के और लड़कियाँ दोनों एक साथ खेल रहे हैं। यानी समूह की भावना होनी चाहिए, समूह की भावना को विकसित करना यहाँ पर उद्देश्य था। और कहीं ना कहीं जो जेंडर रूढ़िवादी विचार है जो हमारे समाज में ये व्याप्त है, कि लड़कियां जो होती हैं वो इंडोर गेम्स खेलना चाहिए और जो लड़के होते हैं वो उन्हें आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए। जैसे क्रिकेट हो गया वो लड़के खेलते हैं, और जो इंडोर गेम्स हो गया जैसे कि लूडो हो गया वो लड़कियां खेलती है। इस प्रकार की जेंडर रूढ़िवादी विचार हमारे मन में, हमारे समाज में पहले से विचार एक तरीके से प्रसारित है। इन्हीं विचारों को कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश की जा रही है, कि जब छात्रों की बात की गई है, यानी लड़के और लड़कियां एक साथ खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अनुभव को साझा करते हुए इस एक तरीके से जो रूढ़िबद्ध विचार है उसको चुनौती देने की कोशिश की जा रही है टीचर के द्वारा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प की बात कर लेते हैं, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो ये व्यक्तिगत अनुभव तो है, फिर भी मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं, आपको आगे पता चलेगा क्यों। तीसरा देखिए, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर और टीम भावना। यहां पर देखिए, यहां पर ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर व्यक्तिगत अनुभव, बच्चा अपने अनुभव साझा तो कर रहा है, लेकिन वो साझा करके किस चीज़ पर टारगेट करना चाहते हैं? वो इस बात पर टारगेट करना चाहते हैं कि लड़के हो या फिर लड़की, सबको समान एक नज़र से देखना है, किसी भी जेंडर रूढ़िवादी विचार को फॉलो नहीं करना है। यानी सबको एक टीम भावना के तौर पर देखना है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। ठीक है, इसी की बात करता है विकल्प नंबर 3, और ये ऑप्शन नंबर 4 पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पर केवल अनुभव शेयर करना इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये था कि जो हमारे समाज में रूढ़िबद्ध विचार फैला हुआ है लड़के और लड़कियों, लिंग को लेकर के, जेंडर को लेकर के, कि लड़कियां हैं तो यही गेम खेलेंगे और लड़के हैं तो यही गेम खेलेंगे, कहीं ना कहीं उसको चुनौती देने की कोशिश टीचर के द्वारा की गई थी, और यही इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो प्राथमिक कक्षा में यह माना जाता है कि बच्चे
सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे, खुद करके सीखेंगे। ठीक है। और ईवीएस के दौरान ये माना जाता है कि बच्चे प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि भी प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए निगेटिव माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप बड़े क्लास में जाकर के एज ए टीचर वहां पर बच्चों को लेक्चर देकर के चले आएंगे तो बच्चे ठीक है, कंफर्टेबल है, चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन प्राइमरी के लिए एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये मानती है कि बच्चे जब तक सक्रिय नहीं होंगे, जब तक खुद करके नहीं सीखेंगे, तब तक नहीं समझ पाते हैं। इस वजह से व्याख्यान उनके लिए निगेटिव है, क्योंकि जब एज ए टीचर हम लोग उनको लेक्चर दे रहे होंगे, व्याख्या दे रहे होंगे तो उस समय बच्चा बिल्कुल निष्क्रिय होगा, कि वो केवल सुनने में व्यस्त होगा। और जब तक बच्चा खुद सहभागिता नहीं लेता है किसी भी गतिविधि में, तब तक वो नहीं सीख पाएगा। प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए ये निगेटिव होता है। ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है चाक और टाक विधि। चाक और टाक विधि यानी कि डस्टर, एक तरीके से ब्लैक बोर्ड पर चौक से कुछ लिखने की बात की जा रही है और बच्चों से बातचीत की जा रही है। तो ये भी एक तरीके से लेक्चर से संबंधित ही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सक्रिय नहीं है, बच्चे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब तक बच्चे गतिविधि में शामिल नहीं हुए तब तक सीखेंगे नहीं। संरचनावाद का ये सीधे तौर पर विरोध है, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए जग एवं मग विधि। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। एक ही विकल्प बचा जांच आधारित शिक्षण। जांच आधारित यानी कि इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है कि बच्चा प्रश्न पूछ करके बार बार इंक्वायरी करा। जैसे कि प्राइमरी स्तर पर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करेंगे? अब हर चीज तो वो प्रैक्टिकली लैब में नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन अन्वेषण का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी बच्चे को जानना है वो लोगों से प्रश्न पूछ करके उसके बारे में इंक्वायरी कर रहा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं कितने सवाल आपसे पूछते हैं। वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा है उसके बारे में जानने के संदर्भ में। इसी को बोला जाता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। यानी बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, आपसे इंक्वायरी कर रहा है, उस दौरान सक्रिय तो है, यानी कुछ ना कुछ अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए वो चीजों को खोज रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण, यानी कि एक तरीके से जो शैक्षणिक भ्रमण होता है, जो किसी ऐतिहासिक जगह पर या फिर किसी भी जगह पर जाकर के बच्चे को प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से सिखाने की कोशिश की जाती है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है अपने पसंद की किसी जगह पर जाना। तो पसंद की जगह, अब मान लीजिए बच्चे को मूवी देखना पसंद है तो आप उसको शैक्षिक भ्रमण के लिए, क्षेत्रीय भ्रमण के लिए आप उसको मूवी हॉल पर थोड़ी ले जाएंगे, पिक्चर हॉल पर थोड़ी ले जाएंगे। तो पसंद यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कुछ बच्चे को पढ़ाना है उसी से जुड़ा हुआ वहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण होना चाहिए। यानी कि जिस भी टॉपिक से हम लोग बच्चे को अवगत कराना चाहते हैं उस टॉपिक से जुड़ा हुआ वो स्थान होना चाहिए, या फिर शैक्षणिक भ्रमण उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर पसंद टीचर की हो या फिर बच्चे की हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्षेत्रीय भ्रमण होना चाहिए। विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए किसी नजदीक स्थान पर जाना। तो नजदीक हो या फिर दूर हो, फिर वही बात आ जाती है कि जो बच्चे को कॉन्सेप्ट बताना है उससे रिलेशन में होना चाहिए, उससे कोरिलेट करते हुए होना चाहिए, उससे जुड़ाव वाला होना चाहिए। नजदीक है या फिर दूर है उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर ले जाना, फिर से ये निगेटिव हो गया, क्योंकि एक तरीके से किस मुद्दे पर बात की जा रही है वहां पर ले जाना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमें पहले प्लानिंग करना होता है। जैसे कि बच्चे को किसी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताना है, ऐतिहासिक बिल्डिंग के बारे में बताना है कि किस प्रकार से पहले राजा महाराजा के बिल्डिंग हुआ करते थे, तो उसको क्षेत्रीय भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से बताया जा सकता है। तो उसको उसके लिए पहले हमें एज ए टीचर प्लानिंग करना होगा कि कहाँ पर ले जाना है, साथ ही साथ कितने बच्चे जाएंगे, उन बच्चों को कैसे मैनेज किया जाएगा, कितने टीचर जाएंगे, साथ ही साथ बच्चों को कैसे स्व अनुशासन के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये सभी चीज़ें हमको पहले प्लानिंग करना होता है और ये भी देखना होता है कि उस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ ही होना चाहिए। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना। यहाँ पर ये पूर्व योजना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पहले से हम प्लानिंग कर रहे हैं कि किस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बच्चे को बताना चाहते हैं और उसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्षेत्रीय भ्रमण, शैक्षणिक भ्रमण होना चाहिए। ये पूर्व योजना यानी कि प्लानिंग का पार्ट है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है एक ईवीएस की कक्षा में एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? खुशगवार का मतलब कि खुशनुमा कक्षा का माहौल होना चाहिए। अब खुशनुमा का मतलब ये नहीं है कि आप कक्षा में बच्चों को मूवी दिखाने लगे, पिक्चर दिखाने लगे ताकि बच्चे उसको देख करके खुश हो जाए। खुशगवार कहने का मतलब कि वहां पर इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना चाहिए बच्चे के लिए। इस प्रकार की परिस्थिति एज ए टीचर हमें डेवलप करनी है कि ताकि बच्चे को सीखने में मदद मिले। कैसे मदद मिलेगी? जब बच्चा उस कॉन्सेप्ट में जो पढ़ाया जाने वाला है उसमें रुचि लेगा। रुचि कैसे लेगा? जब हम उसके प्रति
उस कॉन्सेप्ट के प्रति बच्चे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि जब बच्चे क्यूरियोसिटी उनके मन में होती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ में, उस काम में रुचि ले रहे होते हैं, वो चीज़ों को जानना चाहते हैं। अब जब बच्चे खुद से रुचि लेंगे तो कहीं ना कहीं अधिगम में अपना पूरा ध्यान लगाएंगे और अनुशासन के लिए प्रेरित होंगे। तो यहाँ पर ये वाला माहौल जो होगा कि बच्चे खुद से अनुशासित हैं चीज़ों को सीखने के लिए, इसे खुशगवार कक्षा बोला जाएगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। तो केवल निर्देशों का पालन करना यहां पर निगेटिव हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए, अगर हम बच्चों को सक्रिय रखना है, सक्रिय भागीदारी करना है, तभी वो रचनावाद माना जाएगा। अगर बच्चे केवल टीचर के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों को केवल पालन कर रहे हैं तो बच्चे कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि संरचनावाद ये मानता है कि बच्चे सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, अन्वेषण के माध्यम से, खोज के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे पेन ड्राइव थोड़ी है कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में लगा करके डेटा को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी टीचर बच्चे को निर्देश दे देगा और बच्चे सीख जाएंगे। आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, जिसमें बच्चा सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। वो ज्ञान का निर्माण करता है, ना कि प्राप्त करता। निर्देश देना सीधे तौर पर ज्ञान का प्राप्तकर्ता दिखाता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। सख्त अनुशासन हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग संरचनावाद की जब बात करते हैं तो बच्चे को बाहर से अनुशासित करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद से इतना क्यूरियोसिटी है। जीन पियाजे ने तो यहाँ तक कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं जानने के संदर्भ में। जब बच्चा खुद से जानने के लिए इच्छुक है, रुचि ले रहा है, यानी कि वह पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पे लगा रहा है, अधिगम पे लगा रहा है, तो उस दौरान उसको बाहर से मोटिवेट करने की या फिर अनुशासन में रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद से अनुशासित है, वो चीज़ों को जानने के लिए इच्छुक है। तो हमें एज ए टीचर वो पेडागोजिकल मेथड अप्रोच अप्लाई करना चाहिए ताकि बच्चे की क्यूरियोसिटी बनी रहे, वो जागरूक बना रहे, वो जिज्ञासु बना रहे, साथ ही साथ उसमें रुचि उत्पन्न होती रहे। ठीक है, तो सख्त अनुशासन हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी आपको केवल लिखित कार्यों पर केंद्रित रहने की बात की जा रही थी, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि लिखने का उस तरीके से देखेंगे तो आपके किताब बहुत ज़्यादा है बच्चे के पास, कहाँ वो पढ़ता है, लिख करके करेगा क्या? जब तक उस चीज़ों के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में अन्वेषण करके खुद नहीं सीखेगा, तब तक लिख के करेगा क्या? उसके पास तो किताब में पोथा लिखा हुआ है, कहाँ वो पढ़ता है? तो इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें और बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। यानी कि अंडरलाइन करने की केवल बात की जा रही है, केवल किताब को पढ़िए और टॉपिक को अंडरलाइन करने की बात की जा रही है। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना और क्रियाकलाप। ये जो कक्षा होगा जिसमें ये सभी चीजें, एक्टिविटी हो रही होंगी, वो खुशगवार कक्षा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अवलोकन के माध्यम से सीख रहे हैं, अन्वेषण के माध्यम से सीख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं यानी एक्टिव है, और साथ ही साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे को वो इन्वायरमेंट दिया गया जो कि उनको सीखने में मदद करेगा। इसी इन्वायरमेंट को ही खुशगवार कक्षा बोला जाता है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। वंश वृक्ष क्या होता है? तो एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका पूरा वंश है, जैसे कि आप, आपके पिताजी, आपके दादाजी के पिताजी, उनके फिर पिताजी, फिर उनके पिताजी, मतलब पूरा एक वंश, पूरा एक खानदान समझ लीजिए आप। ठीक है, ये हमसे बोला जा रहा है कि एक उपयोगी उपकरण है, तो इसके बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि यह संयुक्त परिवार और उनके संबंधों के बारे में है। संयुक्त परिवार में हम लोग क्या देखते हैं कि केवल दादा दादी और माता पिता और बच्चे रहते हैं संयुक्त परिवार में, तो ये वंश वृक्ष नहीं कहा जा सकता इसको, क्योंकि संयुक्त परिवार केवल दादा दादी, माता पिता और बच्चे की बात करता है, और वंश वृक्ष में पूरे खानदान की बात की जाती है, यानी कि उनके जो हमारे दादाजी हैं, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी, उनके भी पिताजी, मतलब वंश कहाँ से शुरू हुआ है उसकी पूरी बात करनी है। और संयुक्त परिवार में केवल दादाजी तक ही ये सीमित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में बात करता है, केवल एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, मैं बार बार कह चुका हूं कि ये विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। केवल, एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ही, सिर्फ, यही, ये सभी विकल्प को संकुचित कर देते, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी देखिए क्या कहा जा रहा है कि केवल दादा दादी और नाना नानी और परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में है, जबकि वंश जो होता है वो पूरा एक खानदान है,
सिर्फ ये संयुक्त परिवार तक सीमित नहीं है, क्योंकि दादा दादी और नाना नानी तो संयुक्त परिवार के तौर पर देखे जाते हैं ना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में, कई पीढ़ियों की बात की जा रही है, कई जनरेशंस की बात की जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस में आकलन का संकेतक है, यानी कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि आकलन को दिखाएगा। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है सूची बनाना, यानी कि केवल सूची बनाना आकलन का संकेतक नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। कथन देना, यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट की बात की जा रही है, तो बच्चे के द्वारा कोई स्टेटमेंट बोला गया या फिर टीचर के द्वारा कोई स्टेटमेंट बोला गया, तो इसे हम लोग असेसमेंट के तौर पर थोड़ी देख सकते हैं। स्टेटमेंट बोलना या फिर स्टेटमेंट कहना, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की बात आती है। जैसे कि मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि सीटेट की परीक्षाएं चालू हो चुकी हैं, तो ये मैं ना तो आपका आकलन होगा ना तो मेरा आकलन होगा। इसमें कथन देना मतलब कि सिर्फ स्टेटमेंट देना, इसका मतलब कि मैं आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूं, ये कहीं भी आकलन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। स्मरण करना, ये तो पहले ही आपको निगेटिव लगना चाहिए, क्योंकि रटना, याद करना, स्मरण करना, ये सभी वर्ड्स निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारे उत्तर नहीं होंगे। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, चर्चा करना। ईवीएस में जब हम लोग एक दूसरे का जब चर्चा करते हैं, जैसे कि बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में बच्चे से जब टीचर चर्चा करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है या नहीं, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं बच्चे को, वो चीज़ें हम लोग उसके चर्चा के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए, जब मैं बच्चे को कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे के साथ चर्चा करूंगा, तो कहीं ना कहीं बच्चा से बातचीत के दौरान मुझे पता चल पाएगा कि हाँ, बच्चे को कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है या नहीं समझ में आया। यानी बच्चे की समझ या फिर उसकी समस्या को जानना ही तो आकलन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब है, यही इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त है। बच्चे को मानचित्र टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो कौन सा क्रियाकलाप ऐसा होगा जो कि बच्चे को मानचित्र कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। देखिए, मानचित्र के जो अवयव होते हैं उसमें सिंबल्स भी होगा, संकेत भी होगा, और इसके अलावा दिशा भी होगा। ये सभी चीजें मानचित्र के अवयव माने जाते हैं, यानी वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जो कि सभी अवयवों की बात करेगा। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने का कहना, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि सभी अवयवों की इसमें बात नहीं की जा रही है। तीसरा देखिए, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने के लिए कहना, तो अपनी कक्षा में जब बच्चा बैठा होगा तो एक केवल कमरा उसे दिख रहा है, इसमें बाकी के अवयव की बात ही नहीं हो पाएगी, इसलिए ये निगेटिव हो गया। पहला देखिए, उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने के लिए कहना, यह भी निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। यहां पर यह विकल्प कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट है, क्योंकि घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए जब कहा जाएगा, तो ये सीधे तौर पर एक तरीके से दिशा भी दिखाएगा कि किस दिशा में मेरा घर था और स्कूल किस दिशा में है। इसके अलावा रास्ते में विभिन्न प्रकार के जो चीज वो देखता होगा, अवयव जो देखता होगा, उनका कोई कहीं ना कहीं कुछ सिंबल्स होता है, उन सिंबल्स की भी बात आएगी, संकेतों की भी बात आएगी इस मानचित्र में। तो ये सभी अवयवों को समाहित कर रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए, किसी भी थीम को, ईवीएस पूरा जो सिलेबस है वो 6 थीम में बांटा गया, जिसमें से पहला जो थीम है परिवार और मित्र, उसके 4 उप थीम बताए गए हैं। तो पूरा ईवीएस का जो सिलेबस है वो इसी थीम के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, तो ईवीएस का कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए अगर उसको शैक्षणिक भ्रमण के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है ईवीएस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे को प्रत्यक्ष अवलोकन का मौका मिलता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को ईवीएस उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। परिवेश क्या हो गया? बच्चे के आसपास का क्षेत्र, जहाँ पर वो स्थानीय क्षेत्र में रह रहा है, यानी कि परिवेश से जोड़ना, यानी सीधे तौर पर अवलोकन की बात करता है। अपने परिवेश में जो कुछ भी वो देख रहा है वो उसका अनुभव हो गया, उस अनुभव को आधार बनाते हुए आगे की शिक्षा देने की बात की जाती है। यानी बच्चे को प्रत्यक्ष अवलोकन का मौका किस में मिलेगा? क्षेत्रीय भ्रमण में ही मिलेगा। यानी क्षेत्रीय भ्रमण अगर विकल्प में दिख जाए तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। केवल जानवरों की सूची बना करके हम उनको पशु का उप थीम नहीं बता सकते, निगेटिव हो गया, उत्तर नहीं होगा। विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। केवल नाम बताने से बच्चे जानवर के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि ना तो उसका इमेज देख पा रहे हैं, ना ही प्रत्यक्ष तौर पर देख पा रहे हैं। तो जब तक कोई वस्तु किसी बच्चे को प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाई जाएगी, तो केवल नाम बताने से वो चीजें उसके लिए अमूर्त है।
क्योंकि बच्चा अभी प्राइमरी लेवल का है, तो वो मूर्त से अमूर्त की ओर चलेगा, यानी मूर्त अवस्था में देखेगा तभी चीज़ों को समझ पाएगा। यहाँ पर केवल नाम बताने से, अमूर्त तरीके से बताने से हम बच्चे को उस जानवर थीम उप पशु उप थीम के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि बच्चा अपने परिवेश में ज़्यादा से ज़्यादा कुत्ता, बिल्ली, यही सब तो जानवर देखा होगा। अब मान लीजिए मैं उसको गैंडे के बारे में बताना चाहता हूँ, तो गैंडा अपने परिवेश में वो नहीं देखा होगा, यानी कि प्रत्यक्ष तौर पर दिखाना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बच्चे को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाना इंपॉर्टेंट है। चौथा देखिए, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखा करके जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो इमेज दिखाना कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव तो जरूर है, लेकिन हमें जब विकल्प में मिल रहा है कि बच्चे को चिड़ियाघर का भ्रमण कराने पर, ले जाने पर प्रत्यक्ष अनुभव देना, तो जब बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर रहा है, जब खुद देख रहा है, सही चीज देख रहा है, मतलब कि प्रत्यक्ष तौर पर जानवरों को देख रहा है, तो फिर इससे अप्रोप्रिएट क्या होगा कि बच्चा उस जानवर को देख रहा है। इमेज देखना कहीं पॉजिटिव था जरूर, लेकिन उससे भी ज्यादा पॉजिटिव ये है कि बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर जानवर को ही देख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि के उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहां पर देखिए वैज्ञानिक विधि लिखी गई है, कई स्टेप्स लिखे गए हैं। वैज्ञानिक किस क्रम में चीजों को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं वो एक तरीके से प्रेक्षण करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो प्रेक्षण ये पहले नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से विभिन्न प्रकार के उनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या ये चीजें सही हैं, तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए परिकल्पना प्रस्तावित किया जाता है, यानी कि एक तरीके से हाइपोथेटिकली वैज्ञानिकों के द्वारा सोचा जाता है कि अगर ये ऐसा होगा तो क्या हो सकता है, अगर ये चीजें ऐसी हुई तो क्या परिस्थिति बन सकती है, यानी कि ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद से देखिए अनुमान लगाया जाता है, यानी कि जो परिस्थिति, जो हाइपोथेटिकली हमने सोचा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये चौथे नंबर पर आता है, तो ये हमारा चौथे नंबर पर हो जाएगा। उसके बाद से देखिए अनुमान का परीक्षण करना, यानी जो भी हमने एक तरीके से अनुमान लगाया है क्या वो सही है, उसका परीक्षण किया जाता है, तो ये 5वें नंबर पर हो जाएगा। और अंत में आपका क्या एक ही बचा, परिणामों को अंकित और करना, यानी रिकॉर्ड तैयार करना और निष्कर्ष निकालना, यानी फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना, ये अंतिम यानी छठे नंबर पर हो जाएगा। यानी कि हमारा क्रम क्या बना, सबसे पहला हो जाएगा छठा वाला प्रेक्षण करना, उसके बाद से तीसरा वाला कि प्रश्न पूछना, उसके बाद से दूसरा वाला कि परिकल्पना प्रस्तावित करना, उसके बाद से पांचवा वाला कि अनुमान लगाना, उसके बाद से चौथा वाला कि अनुमान का परीक्षण करना, और अंत में हो जाएगा आपका पहला वाला यानी परिणामों को अंकित करना, रिकॉर्ड तैयार करना और निष्कर्ष निकालना। हमारा उत्तर होगा 6, 3, 2, 5, 4, 1। चलिए अब ऑप्शंस में चलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बात की गई है 6, 3, 2, 5, 4, 1। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।